हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल वसीम फार्मा स्टडी चैनल में। जैसा कि मैं पहले से बता के रखा हूँ कि हम लोग महाराष्ट्र बोर्ड के जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, जो समर का अभी हम लोगों ने स्टार्ट किया था, समर 2023 का पेपर, और उसमें हम लोगों ने फार्माकोलॉजी कवर कर लिया था। आज हम लोग बात कर रहे हैं इस है कम्युनिटी फार्मेसी में भी हम लोग एक पार्ट कवर कर लिए थे, और कम्युनिटी फार्मेसी का सेकंड पार्ट आज हम लोग इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में भी है, और आई बटन पर भी मैंने सेट कर दिया है, आप वहां से भी देख सकते हो। आप अगर हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, शेयर करना ना भूलें, और लास्ट तक का बने रहें ताकि मैं आपको हर एक चीज़ जो भी बताऊं वो आपको हर एक चीज़ क्लियर हो जाए। चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग बात करेंगे आंसर एनी 10 क्वेश्चन के बारे में। तो आंसर एनी 10 में आपको क्या करना है, यहाँ पे सोप के बारे में पहला क्वेश्चन पूछा गया है, और इसके क्या करना है, बेनिफिट के बारे में बताया गया है। तो अगर आप डेफिनेशन लिखोगे, यहाँ पे क्या बताया गया है कि अगर आप डेफिनेशन लिखोगे तो आपको 1 मार्क मिल जाएगा, और अगर आप इसमें बेनिफिट में 4 बेनिफिट लिख देते हो तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। इस तरीके से आपके 3 मार्क्स हो जाएंगे। तो क्या होता है, देखो, ए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जिसको सोप कहते हैं। तो सोप क्या होता है कि किसी भी काम को करने के लिए क्या होता है, एक स्टैंडर्ड बनाया जाता है, एक पैमाना बनाया जाता है, और वो लिखा होता है, ऐसे पेपर में लिखा रहेगा, नंबर सब डाला रहेगा, तो उसी को बोलते हैं सोप। क्या लिखा गया है, ए रिटेन इंस्ट्रक्शन होता है, डिस्क्राइब हाउ ए रूटीन टास्क और कैरीड इज कैरीड और व्हेन या वेयर टू बी होम। मतलब सेम थिंग जो मैंने बताया है आपको, तो वही बताएगा यहाँ पे। और चाहे आप कोई भी डेफिनेशन याद कर लो, ए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर इज ए रिटन एंड स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉर एनी एक्टिविटी के लिए, ठीक है ना। बेनिफिट देख लो, आपको कितना बताना है, एनी 4 बताना है, यहाँ पे 7 दिया गया है, तो आप एनी 4 पढ़ के जा सकते हो। ठीक है, बात समझ में आई। यहाँ पे आप एनी 4 पढ़ के जा सकते हो। देन हम लोग बात करेंगे यहाँ पे फिर क्या कहा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्क्राइब द हिस्ट्री ऑफ कम्युनिटी फार्मेसी की हिस्ट्री बताना है इन इंडिया आफ्टर द रिकमेंडेशन ऑफ द ड्रग इंक्वायरी कमेटी। जब ड्रग इंक्वायरी कमेटी बनी, ठीक है ना। ड्रग इंक्वायरी कमेटी को चोपड़ा कमेटी के भी नाम से जाते हैं, जो कि आप लॉ एंड एथिक्स में पढ़ेंगे। और इसमें क्या बताया गया, द फार्मेसी प्रैक्टिस सिनेरियो एंड स्पेशली कम्युनिटी फार्मेसी प्रैक्टिस ड्यूरिंग द प्री इंडिपेंडेंस। मतलब कि आज़ादी से पहले जब यहाँ पे अंग्रेज़ों का शासन था, उस टाइम से बात कर रहा है, तो उस टाइम पे क्या क्या हुआ उसके बारे में बता रहा है। और यहाँ पे वॉज हाईली अनरेगुलेटेड, उस टाइम पे क्या था भाई, अनरेगुलेटेड था, वो इतने अच्छे से नहीं चल रहा था। एंड देयर वाज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन द प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी। तो उस टाइम पे क्या होता था, ओल्ड टाइम की बात कर रहा है, जब अंग्रेज यहाँ पे थे, तो फार्मेसी प्रैक्टिस में कोई भी शामिल हो जाता था, उसके बारे में बताया जा रहा है, ठीक है ना। कोई भी स्टैंडर्ड पैमाना नहीं था फार्मेसी को रन करने के लिए। बट क्या हुआ, 1949 में फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, जिसको पीसीआई बोलते हैं, वॉज इस्टेब्लिश। फिर उसका जब इस्टेब्लिशमेंट हुआ, और कब, अंडर द फार्मेसी एक्ट 1948। फार्मेसी एक्ट कब आया, 1948 में आया। तो फिर सारी चीज़ें धीरे धीरे क्या होने लगी, सही से चलने लगी। और जो भी बहुत सारे यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट भी आया। अब इस देखो, कुछ दवाएं ऐसी होती हैं जिसका मिस यूज़ किया जाता है, कुछ जादूगर दिखाए जाते हैं, काला जादू वगैरह। तो ये सब बताया गया कि भाई काला जादू का फार्मेसी में कोई रोल नहीं है, कहीं भी ऐसा कुछ भी नहीं है। मेडिसिनल और टॉयलेट प्रिपरेशन आया, क्या क्या चीज़ है ये सब यूज़ की जाती है, सारे की सारी यहाँ पे लॉ एंड एथिक्स का टॉपिक कवर किया गया है। उसके बाद में और भी यहाँ पे बहुत सारी बातें, हिस्ट्री बताई गई, पूरा आपको लॉ एंड एथिक्स अगर आपने पढ़ के रखा है तो क्या क्या होगा, मिनिमम रिक्वायरमेंट डी फार्मेसी के लिए क्या क्या होना चाहिए, सारी चीज़ें आप पढ़ लेंगे, बहुत ही ईजी है। नहीं समझेगा तो आप कमेंट करेंगे, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं, इंग्लिश द कॉमन डिस्पेंस एरर, क्या क्या डिस्पेंसिंग में एरर हो सकते हैं, व्हाट आर द स्ट्रेटजीज टू मिनिमाइज द डिस्पेंसिंग एरर, क्या क्या आपके पास में स्ट्रेटजीज हैं। तो सेम आपको क्या करना है, अगर आपने इनलिस्ट कर दिया तो 1 मार्क्स, और एनी 4 स्टेजेस को बताया आपको, तो यहाँ पे अगर आपने इनलिस्ट किया तो 1 मार्क्स मिल जाएगा। और क्या करेंगे यहाँ पे
स्ट्रेटजी बताएंगे तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएगा। तो यहाँ पे एनलिस्ट किया गया है डिस्पेंसिंग मेडिकेशन फॉर द रॉन्ग पेशेंट के लिए या फिर रॉन्ग मेडिसिन होना चाहिए, ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। डिस्पेंसिंग रॉन्ग ड्रग के लिए डिस्पेंसिंग द, तो आपको सिर्फ एनलिस्ट करेंगे, यहाँ पे बहुत सारे एनलिस्ट किए गए हैं तो आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। आप थोड़ा कम भी करेंगे एनलिस्ट तब भी हो जाएगा। उसके बाद में स्ट्रेटजीज फॉर द मिनिमाइजिंग डिस्पेंसिंग एरर, आपको क्या क्या प्लानिंग बनानी है। तो यहाँ पे प्लानिंग तो बहुत सारे दिए गए हैं, 8 प्लानिंग है, आप एनी 4 भी लिखेंगे तब भी चलेगा। क्या क्या आपको प्लानिंग करना होता है, जैसे कंफर्म कंटेंट ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन, हर एक चीज़ आप क्लियर कर लो भाई, गलती होने का चांस ना रहे। एनी डाउट है तो आप किसी से पूछ लो, वो सारी चीज़ें यहाँ पे बताया गया है। बी अवेयर ऑफ द लासा, लासा क्या होता है, लुक अलाइक साउंड अलाइक। तो कुछ दवाएं ऐसी होती है ना बोलने के लिए, जैसे मान लो कि अभी मैं बोल दूं कि किसी का नाम क्या है वसीम, ऐसे किसी का वसीम नाम है, किसी का नसीम, तो आप फटाक से बोलेगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे किसको बुलाया, वसीम बुलाया नसीम बुलाया। तो ऐसे कुछ दवाएं भी होती है, प्रेडनिसोलोन प्रेडनिसोलोन, एफेड्रीन एपिनेफ्रीन, मतलब कुछ ऐसे मिलते जुलते, और उनके कलर, पत्तों का कलर भी रहता है, स्ट्रिप का कलर भी रहता है, उसके बारे में तो अवेयर होना चाहिए। इसके अलावा और क्या करना चाहिए, स्पेस प्रॉपर टेम्परेचर इन सब के बारे में बताया गया है, ठीक है ना। तो ये आप एनी 4 पढ़ के चले जाना, आसान है, हो जाता है। उसके बाद में 2D कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन के बारे में, इसमें अगर आपने क्या क्या डेफिनेशन लिख दिया तो 1 मार्क मिलेगा, और पेशेंट इंटरव्यू टेक्निक्स इसके बताएंगे एनी 4 पॉइंट्स, तो आपको क्या करना है 2 पॉइंट्स यहाँ से मिल जाएगा। तो साफ सी बात है कि अगर कहीं डेफिनेशन के अलावा कुछ और बताने की बात करता है तो डेफिनेशन प्लस उसके 4 पॉइंट, इस तरीके से आप अगर 7 से 8 लाइन आप लिखते हो या हाफ पैराग्राफ लिख देते हो तो आपका ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें क्या दिया, कम्युनिकेशन इज अ शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। भाई क्या होता है, एक इंफॉर्मेशन को, जैसे मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो ये क्या है, एक तरीके से ये भी कम्युनिकेट कर रहा हूँ आपको, आइडियाज थॉट्स एंड द फीलिंग, ये सारी चीजें इसको कम्युनिकेशन बोलते हैं। इट इन्वॉल्व्स नॉट जस्ट द स्पोकन वर्ड बट ऑल्सो व्हाट कन्वेइंग थ्रू द इन्फ्लेक्शन वोकल क्वालिटी, अपनी आवाज से किसी को, ठीक है ना, एंड फेशियल एक्सप्रेशन, सारी चीजें। तो कम्युनिकेशन का 2 यहाँ पे डेफिनेशन लिखा गया, आप कोई भी एक लिख दोगे चलेगा। उसके बाद में स्किल रिक्वायरमेंट क्या क्या होना चाहिए, तो स्टेब्लिश रिपोर्ट होना चाहिए, स्टेब्लिश करना आना चाहिए, रिस्पेक्ट पेशेंट प्राइवेसी, पेशेंट के अगर कुछ प्राइवेसी है तो उसको, और रिकॉग्नाइज फेस से फेस वैल्यू, अगर फेस वैल्यू में मतलब लगता है आपको कुछ एक्सपीरियंस तो वो सारी चीज़ें, और कंसीडर योर अपीयरेंस, आपकी जो अपीयरेंस है उसको कंसीडर करना। तो आप क्या करो, यहाँ पे हेडिंग आप कर लो, ठीक है ना, हेडिंग कर लो। अगर कभी कुछ ऐसा रहता है तो आपको क्या करना, अवॉइड जार्गन, जार्गन होता है कि स्लैंग वर्ड, ये सब आपको पेशेंट से नहीं बात करना है, तो अच्छे से आपका कम्युनिकेशन स्किल जाएगा। ऐसे नहीं कि आलतू फालतू के वर्ड आप बोल दो ऐसे, तो वो सारी चीज़ें जो, और लिसन एक्टिविटी आपके पास में ऐसी होनी चाहिए, एक्टिवली आपको क्या करना है, सुनना है, जो भी पेशेंट बोल रहा है उसको अच्छे से आपको सुनना है। तो काफ़ी पॉइंट है इसमें, आप एनी 4 लिख देना चलेगा। उसके बाद में क्लासीफाई कम्युनिकेशन, डिस्क्राइब रिटेन कम्युनिकेशन स्किल, तो फिर अगेन वहाँ पे क्या करना है, क्लासिफिकेशन लिखेंगे और कम्युनिकेशन स्किल को, ठीक है ना। तो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द कम्युनिकेशन चैनल के बेस पे और बेस अपॉन द स्टाइल्स। इसके बाद में फिर क्या है, रिटन कम्युनिकेशन स्किल क्या क्या हो सकता है, मतलब रिटन में लिख करके आप क्या क्या बताते हो, किसी को लेटर लिखना, किसी को नोटिस देना, किसी को ईमेल करना, मैसेज करना, किसी को ऐड करना, ये सब इसके अंदर आते हैं बहुत सारे। और इमेजेस के फॉर्म में होते हैं, पिक्चर्स के फॉर्म में होता है, चार्ट्स ग्राफ स्टैटिकल, बहुत सारे सब रिटन वाले ही आते हैं, ठीक है ना। तो आप कहीं से भी मतलब आराम से आप लिख सकते हो, इतना आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और इसके बाद में अब आगे आते हैं, इसमें बहुत बड़ा, अब लिखते जाएंगे ख़त्म नहीं होगा, तो इसको आप शॉर्ट में ही करना, क्योंकि क्या कितने मार्क्स का, 3 मार्क्स का है। तो जितना आपको बताया आप इतना भी अगर कवर करोगे यहाँ तक का तो हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि कितना आपको डेफिनेशन लिखने का, यहाँ पे क्लासिफिकेशन का 1 मार्क्स हो गया, और कम्युनिकेशन लिखने का तो 2 पैराग्राफ आपने लिखा, तो 2 पैराग्राफ में 2 मार्क्स हो गया, कोई टेंशन नहीं है। अगर आपको और भी ऐड करना होगा तो यहाँ से कोई भी पैराग्राफ उठा करके आप लिख सकते हो, ठीक है। और उसके बाद में अब आगे बढ़ेंगे, और यहाँ पे क्या बात कही गई है, एडवांटेजेस, क्या एडवांटेजेस होते हैं, तो बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं। मोर एक्यूरेट होता है ये, और रिटन वर्ड सर्व एज अ परमानेंट रिकॉर्ड, अगर आप किसी को लिख करके दे रहे हो फाइल के फॉर्म में कुछ और मेल के फॉर्म में, तो परमानेंटली ये रिकॉर्ड हो गया। और रिटन मैसेज कैन बी रिफर टू सेवरल टाइम, बार बार इसको आप रिफर कर सकते हो,
ठीक है ना। रिटर्न मैसेज कैन बी सेंड टू ए लार्जर नंबर ऑफ पर्सन के पास में आप भेज सकते हो। बार बार आपको बोलने की ज़रूरत नहीं होगी, एक बार आपने शेयर कर दिया सबको पहुंच गया। बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो इस तरीके से आपको ये सारा पॉइंट कवर हो गया। ये रिक्वायर्स मोर टाइम टू प्रोड्यूस। हाँ, अब लिखने में आपको ज़्यादा टाइम जा सकता है। इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग। फिर अगेन ये पॉइंट टाइम कंज्यूमिंग की बात कर रहा है। इट इज़ नॉट यूजफुल इन केस ऑफ इमरजेंसी में। आप कहाँ लिखने जाओगे? इमरजेंसी के केस में आपको लिखने बैठ जाओगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो यहाँ पे ठीक है, इट इज़ नॉट इफेक्टिव फॉर द इलिटरेट। अगर पढ़े लिखे लोग नहीं है तो उसमें आप नहीं कर दे सकते ये सारी चीज़ें। उसके बाद में एनलिस्ट द पेशेंट काउंसलिंग टिप फॉर द ट्यूबरकुलोसिस। अब यहाँ पे 3 मार्क्स का है तो आपको 6 पॉइंट मिनिमम कवर करने होते हैं। तो आप हेडिंग करके जाओ। मेडिकेशन एडहेरेंस, मेडिकेशन एडहेरेंस का देख लो। द पहले आपको इसका डेफिनेशन आना चाहिए कि कहना क्या चाह रहा है। द पेशेंट शुड फॉलो द इंस्ट्रक्शन एज गिवन बाय द डॉक्टर। पेशेंट को मानना चाहिए और सारी चीज़ें फॉलो करना चाहिए। द मेडिकेशन शुड नॉट बी डिसकंटिन्यू विदाउट द डॉक्टर एडवाइस। डॉक्टर के एडवाइस के बिना नहीं उसको छोड़ना चाहिए। और टीबी इज ए क्यूरेबल इफ मेडिकेशन आर प्रॉपरली यूज एज अ एडवाइस। ठीक है ना, इस सारी चीज़ों के बारे में बताया गया। तो इजी है, आप एक बार कोशिश तो करो, सब होता है। और इन्फेक्शन कंट्रोल कैसे करना है उस सारी चीज़ों के बारे में बताया गया है आपको। लाइफ स्टाइल कैसे आपको अपनी चेंज करनी है उसके बारे में। फिजिकल एक्टिविटी और यूज़ ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स ये भी आपको यूज़ करना है। बहुत सारे पिल्स, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आते हैं, ये सब डाइट वगैरह आपको कैसे मेंटेन करना है। टोबैको को रोक देना है, टोबैको नहीं यूज़ करना है। तो बहुत सारे यहाँ पे दिए गए। एनी 6 आपको करना था। हेडिंग हेडिंग करके जाओ, उसका मीनिंग समझ के जाओ तो आप लिख लोगे आराम से। और एल्कोहल इंटेक को भी आपको अवॉइड करना है। इसके अलावा डिफाइन मेडिकेशन नॉन एडरेंस, गिव 2 एग्जांपल ऑफ मेडिकेशन नॉन एडरेंस। तो मेडिकेशन नॉन एडरेंस क्या होता है पहले इसके बारे में देख लो। डेफिनेशन अगर आप लिखोगे तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा, और यानी 2 एग्जांपल विद करेक्शन के साथ में लिखोगे तो 2 मार्क्स मिल जाएगा। तो मेडिकेशन नॉन एडरेंस क्या होता है? पेशेंट टू मिस द डोज ड्यू टू द वेरियस रीजन इस टर्म एज। अगर पेशेंट किसी भी वजह से नहीं खा पा रहा है, कुछ उसके साथ कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, कोई रीज़न आ गया है, और मतलब रीज़न में क्या, लेवल ऑफ प्रिस्क्राइबिंग, अगर जो प्रिस्क्राइब किया गया वो पढ़ने में नहीं आ रहा तो ये हो गया। और उसके बाद करेक्टिव मेजर, कुछ अगर उसके अंदर चेंजिंग वगैरह करना है तो उसके लिए प्रॉब्लम हो गया। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें बात बताई गई हैं। इसके अलावा लिस्ट ऑफ दीज फैक्टर इंक्लूड क्या क्या फिजिकल फैक्टर हो सकता है। विजुअल, उसको देखने में प्रॉब्लम हो रही है। और हेयरिंग इम्पेयरमेंट, सुनने में प्रॉब्लम है, पेशेंट नहीं क्लियर कर पा रहा, कहना क्या चाहता है। सॉलोइंग प्रॉब्लम, निगलने में। मोटिवेशन, ये सारी चीज़ें। ठीक है ना, तो ये सब के बारे में बता रहा है, ये सब आप करके चले जाना। फिर करेक्टिव मेजर्स या कम्युनिकेशन विद द पेशेंट, कैसे उसको करेक्ट किया जा सकता है, सारी चीज़ें उसको बताना है। इंफॉर्मेशन क्या बताना है, सच एज व्हाट, क्या, वाई, क्यों, व्हेन, हाउ लॉन्ग, ये सारी चीज़ें सब आपको, जितने उसके सवाल रहेंगे, जितने क्वेश्चन रहेंगे, उस सबको आपको उसके सारे प्रश्नों का उत्तर देना आना चाहिए। सब पेशेंट को क्लियर करवा दो इन एडवांस। और भी उसके साथ साथ बताओ, उसके कॉमन साइड इफेक्ट बता दो, अगर आपको आता है तो। नहीं आता है तो रॉन्ग नहीं बताना है। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से बता देना पेशेंट को। उसके बाद पैकेजिंग वगैरह सारी चीज़ें दी गई हैं, आप इसको देख करके जाओ, पढ़ के जाओ, आसान है, हो जाएगा। उसके बाद में गिव द फार्मूला ऑफ बीएमआई कैलकुलेट द। तो यहाँ पे देखो, बीएमआई मीन्स होता है बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स मतलब कितने किलोग्राम के हो और हाइट कितना है, उसी को बोलते हैं बीएमआई। अगर फार्मूला आपने लिखा तो 1 मार्क्स हो गया। चार्ट बनाएंगे तो चार्ट्स का भी 1 मार्क्स है, एंड डिजीज लिखने का 1 मार्क्स हो गया। तो यहाँ पे कुछ डिजीज है, बहुत सारे डिजीज हैं। आप कोई भी डिजीज 2-3 डिजीज लिख देंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। उसके बाद में डिस्कस द रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन प्रमोटिंग सेफ प्रैक्टिस ड्यूरिंग सेल्फ मेडिकेशन। अगर खुद से मेडिसिन ले रहे हो तो क्या क्या आपको उसमें करना है, उसके बारे में बताया गया। तो ये आप यहाँ से कर लो आपको, और यहाँ से मिल जाएगा आपको सारे आंसर यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है ना। इसके बाद में यहाँ पे कुछ और शॉर्ट भी हो गया है, 1-2 पॉइंट कट लग रहा है मुझे, तो खैर इसको मैं बाद में बता दूंगा यहाँ पे। और आंसर इसमें थोड़ा और होना चाहिए, यानी 6 पॉइंट होना चाहिए, यहाँ पे 2 ही पॉइंट है, तो इसमें कुछ कम है। ठीक है ना। उसके बाद में डिस्कस द रोल ऑफ फार्मासिस्ट पर, यही है ये डिस्कस द, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, तो ये यही है, आप यहाँ से इसको देख सकते हो। तो ये दोनों हो जाएगा, इसी में से आप कवर हो जाएगा आपका 1 2 3। हाँ, सारे पॉइंट यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है ना, जो वहाँ पे लिखे गए थे यहाँ पे दिए गए हैं। तो पूरा रोल ऑफ यहाँ पे सेल्फ में प्रैक्टिस में क्या क्या होना चाहिए, 1 2 3 4, ये सारी चीज़ें आप पढ़ लेना एक बार। तो 5 6, ठीक है।
एक्सप्लेन लीगल रिक्वायरमेंट टू सेटअप ए रिटेल फार्मेसी। एक फार्मेसी सेट करने के लिए क्या क्या चाहिए, तो मिनिमम क्वालिफिकेशन और स्पेस ये सब होना चाहिए, स्टोरेज कंडीशन अच्छा होना चाहिए, इशू लाइसेंस अच्छा होना चाहिए, कंडीशन ऑफ लाइसेंसिंग पूरा होना चाहिए। मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, वो तो किसी स्टेट से क्या होना चाहिए भाई, फार्मेसी स्टेट फार्मेसी से क्या होना चाहिए, बंदा होना चाहिए। द मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर द रजिस्ट्रेशन, इसमें क्या होना चाहिए, डी फार्मा पास होना चाहिए और कम से कम 500 घंटे का ट्रेनिंग होना चाहिए 3 मंथ तक का, मतलब कि एक दिन में 8 घंटे, तो ऐसे 3 महीने में 3 मंथ में आप कैलकुलेट करो कितने घंटे होते हैं, तो उस तरीके से। और इसमें भी आपको संडे निकाल देना, संडे नहीं होना चाहिए क्योंकि संडे दिन छुट्टी रहती है, तो उसके हिसाब से आपको काउंट करना होगा। स्पेस कितनी रिक्वायरमेंट होना चाहिए पूरा बताया गया है आपको कि 10 स्क्वायर मीटर पूरा, मतलब जो भी स्क्वायर होना चाहिए। होलसेलर और रिटेलर के लिए क्या क्या होना चाहिए, तो स्टोरेज या अरेंजमेंट होना चाहिए और इशू ऑफ लाइसेंस, ठीक है ना, इन सब के बारे में बताया गया। ये सब फॉर्म, कौन सा फॉर्म चाहिए 2021, ये सब होना चाहिए। उसके बाद में ठीक है, यहाँ पे C1 और फॉर्म 21 सारी चीज़ें बताई गई है किसके लिए, फॉर द ड्रग स्पेसिफिक शेड्यूल एक्स के लिए आपको कौन सा फॉर्म चाहिए, सारी बातें यहाँ पे आपको रिटेल फार्मेसी के लिए बताई गई हैं, क्या क्या आपको चाहिए, कौन कौन से फॉर्म चाहिए होता है। उसके बाद में आगे बढ़ेंगे तो कंडीशन ऑफ द लाइसेंस फॉर द ऑपरेटिंग ए कम्युनिटी फार्मेसी। कम्युनिटी फार्मेसी में क्या क्या होना चाहिए, तो लाइसेंस इज टू बी डिस्प्ले प्रमोटिंग प्रोमिनेंट प्लेस, ठीक है ना सर, मतलब कहाँ कहाँ आपको लगाना है, सारी चीज़ों के बारे में आप पढ़ के चले जाओ। उसके बाद में इंग्लिश द टाइप ऑफ द कैश बुक। कैश बुक को देखो यहाँ पे मैंने इसको लगा के रखा है, यहाँ पे टाइप ऑफ कैश बुक, सिंगल कैश बुक, डबल, ट्रिपल एंड पेटी कैश बुक। तो ये सब कैश बुक के बारे में आपको देख करके जाना है, सिर्फ आपको फॉर्मेट यहाँ पे याद करके चले जाओ, ठीक है ना। उसके बाद में सारे फॉर्मेट हो गए, देन यहाँ पे पेटी कैश बुक है। उसके बाद में हम लोग बात करते हैं 1 मार्क के क्वेश्चन के लिए, तो यहाँ पे सारे क्वेश्चन और उसके आंसर दिए गए हैं, आपको एज इट इज़ याद कर लेने हैं। सारे क्वेश्चन देख करके जाओ, उसका आंसर भी लिखा गया है, आपको अलग से कुछ करना नहीं है और हाईलाइट भी किया हो गया है, तो आपको इस तरीके से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। DASH पूरा जो भी लिखा गया है, रिकमेंडेड फॉर द हाइपरटेंशन, क्वेश्चन ऑलरेडी स्टार्टिंग में था और इससे पिछले वाले वीडियो में है, ठीक है ना। और आपको मैं टेलीग्राम पर भी प्रोवाइड कर दूंगा आपको, तो वहाँ से भी कर सकते हो। यहाँ पे सारे आंसर आपको दिए गए हैं, आंसर आप पढ़ के जाओगे तो आप आराम से हो जाएगा, बहुत ज़्यादा आपको हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सारे आंसर यहाँ पे दिए गए हैं, लाइन बाय लाइन सब कुछ दिए गए हैं, आपको याद कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाता है हमारा लेक्चर एंड। अगर आपको ये हमारी कोशिश अच्छी लग रही हो या आपको क्या कमी लग रही है, दोनों बताओ। हमारा जो अच्छे पॉइंट हैं वो भी बता सकते हो और बेहतर ये है कि आप इसमें हमारे थोड़ा सा जो वीकनेस है, जो हमारे एक्सप्लेन करने में प्रॉब्लम आ रही है, वो आप हमें कमेंट में लिखें ताकि मैं अपने आप को और क्वालिटी को बेस्ट कर सकूं और आपको अच्छी से अच्छा लेक्चर आपको मिल सके, ठीक है। तो अगर आप वो हमारे चैनल पे नए हैं तो अभी तक का और सब्सक्राइब नहीं किए, तो डेली की तरीके से मैं फिर भी इस वीडियो में बोल रहा हूँ कि चैनल को लाइक कर दें और वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है ना। वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन भी दबा दें जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ में। इसका नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक आपको ग्रुप में मिल जाएगा, इसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लिंक के थ्रू हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो जिसका नाम है वसीम फार्मा स्टडी। वसीम फार्मा स्टडी जो कि मैंने पहले बता के रखा था, और वही हमारे यूट्यूब चैनल का भी नाम है, वसीम फार्मा स्टडी हमारे दोनों का नाम है, ठीक है ना। तो ये आप यहाँ से कर सकते हो। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।